हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द मेरिटोरियस यूट्यूब चैनल। प्यारे बच्चों, हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं इंग्लिश सब्जेक्ट की आपको किस तरह से प्रिपरेशन करना चाहिए। एमपी बोर्ड वाले स्टूडेंट से बात करूंगा, चाहे वो क्लास 10th में हो चाहे क्लास 12th में हो, दोनों बच्चों से हम बात करेंगे क्योंकि मोस्टली जो है कॉमन ही रहता है प्रिपरेशन का क्राइटेरिया क्लास 10th और 12th के अंदर। क्योंकि बच्चों के काफ़ी कमेंट्स मैंने पढ़े जिसमें बच्चों को फियर रहता है कि हम इंग्लिश की तैयारी किस तरह से करें, क्योंकि हम जो तैयारी कर रहे हैं, जो प्रिपरेशन कर रहे हैं कोचिंग क्लासेस के अंदर या हम खुद भी कर रहे हैं, तो हम मेन सब्जेक्ट्स पर ज़्यादा टाइम दे रहे हैं, इंग्लिश पे टाइम देने का वक्त नहीं मिल पा रहा है और हम पढ़ भी रहे हैं तो हमें समझ नहीं आ रहा है कि हमें इंग्लिश की तैयारी किस तरह से करना चाहिए। तो देखिए, बेसिकली इंग्लिश सब्जेक्ट को एक स्कोरिंग सब्जेक्ट के नाम से जाना जाता है। आप लोगों को सबको पता ही होगा कि इंग्लिश सब्जेक्ट एक स्कोरिंग सब्जेक्ट कहा जाता है। उसके पीछे का रीज़न, उसके पीछे का मनोविज्ञान, उसके पीछे का सिंपल सा जो फॉर्मेट होता है वो ये है कि इंग्लिश सब्जेक्ट में कुछ फैक्ट्स, कुछ चीज़ें, कुछ फॉर्मेट्स काम करते हैं जिसके बेसिस पर हम जो है अच्छे से अच्छे मार्क्स अचीव कर सकते हैं, उसे कम वक्त देकर भी। जी हाँ, मैं क्या कह रहा हूँ आपको पूरे अच्छे तरीके से समझाऊंगा। हम पहले यहाँ पर समझ लेते हैं। सबसे पहला, अगर मैं आप लोगों से ही क्वेश्चन करूँ बच्चों कि इंग्लिश क्या है, तो आप लोग बड़ा सिंपल सा जवाब देंगे कि इंग्लिश एक लैंग्वेज है और अभी हम जो पढ़ रहे हैं वो इंग्लिश एक सब्जेक्ट है। बेसिकली इंग्लिश एक लैंग्वेज है, जस्ट लाइक अनदर लैंग्वेज, हिंदी, उर्दू, संस्कृत, पंजाबी, मराठी वगैरह, इन सब लैंग्वेज के जैसा ही इंग्लिश एक लैंग्वेज सब्जेक्ट है। अगर एकेडमिक्स के अंदर एमपी बोर्ड या सीबीएसई उसे एज अ सब्जेक्ट हमें देता है, तो एमपी बोर्ड या सीबीएसई या कोई सा भी बोर्ड हो, वो हमसे क्या एक्सपेक्ट करेगा, क्या चाहेगा स्टूडेंट से कि इंग्लिश सब्जेक्ट में बच्चे की कमांड कितनी है, उसे हमें मेजर करना है, उसे हमें पता लगाना है। तो इंग्लिश सब्जेक्ट के अंदर दो तीन चीज़ें आप देख लीजिए जो कि हर सब्जेक्ट में भी होती है, वो आप लोगों की क्लियर होना चाहिए। अगर आपसे एग्जामिनेशन लिया जाएगा इंग्लिश सब्जेक्ट का, तो कोई भी बोर्ड हो आपकी ये चीज़ें जांचना वो शुरू करेगा। सबसे पहला, आपकी रीडिंग स्किल्स कितनी अच्छी है। आप लोगों की जो रीडिंग स्किल्स है वो कितनी अच्छी है। एग्जाम्पल के तौर पर, मतलब आपको अगर एक पेज इंग्लिश का जो है पढ़ने के लिए दे दिया जाए रैंडम, तो आप उसे कितनी देर में रीड करोगे? क्या रीड करते करते आप उसे समझ सकते हो? क्या एक ही बार में समझ सकते हो, या फिर आपको जो है टाइम लगेगा, या फिर समझ के पढ़ोगे तो आपको टाइम लगेगा? ठीक है, एक चीज़ तो ये हो गई जो कि हर लैंग्वेज में अप्लीकेबल होती है, क्योंकि सबसे पहले कोई भी लैंग्वेज इंसान सीखता है तो रीड करके सीखता है, उसे उसके वर्ड्स बनाना सीखता है, उसके सेंटेंस बनाना सीखता है, सिंपल सी बात है। दूसरी चीज़, आपकी जो राइटिंग स्किल है वो चेक की जाती है एमपी बोर्ड के अंदर। इसका मैं आपको प्रूफ भी दूंगा, आप थोड़ा वीडियो को लास्ट तक देखें, आपको समझ में आ जाएगा मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। राइटिंग स्किल्स में ये आप लोगों का चेक किया जाता है एग्जामिनेशन में कि बच्चे की राइटिंग स्किल्स कैसी, यानी अगर वो किसी चीज़ को इंग्लिश लैंग्वेज में अगर लिखना चाहे, यानी अगर उसको कोई एक रैंडम टॉपिक दे दिया जाए, या फिर आप खुद ही सोचें आपको एक रैंडम टॉपिक दे दिया जाए, तो क्या आप कितनी फ्लुएंसी के साथ उसको लिख पाएंगे, कितने ज़्यादा जो है हम जो है जल्दी उसे लिख पाएंगे, क्या सही टाइम पे सही वर्ड, सही वोकेबलरी हमारी दिमाग में आएगी या नहीं आएगी। ये सारी चीज़ें हमें हमारी चेक करना है। तीसरी चीज़ जो है काम करती है हर सब्जेक्ट में, उसका ग्रामर होता है। वो सिंपल सी बात है, सिंपल सीधी सी बात है, ग्रामर वर्क करता है। ग्रामर क्या है कि हम जो है सही आर्टिकल्स लगा रहे हैं या नहीं, ए एन द वगैरह, या फिर जो है उसमें जो भी चीज़ें आती है ग्रामर के अंदर, वो सही से हम उसका यूज़ कर पा रहे हैं या नहीं, टेंसेस वगैरह सारी चीज़ें इसके अंदर आ जाती है। एमपी बोर्ड भी बेसिकली हमें इंग्लिश सब्जेक्ट में हमारी ये चीज़ जांचने की कोशिश करेगा। अब आपको करना क्या है, सबसे पहले आप कमेंट में लिख के बताइए, या आप खुद ही देख लीजिए कि क्या मैं अगर रीडिंग स्किल में से अपने आप को 10 में से मार्क्स देना चाहूँ, या राइटिंग स्किल या ग्रामर में, तो मैं कितने मार्क्स दूंगा। आप खुद सबसे पहले अपने आप के जो है स्किल्स को जांचें। बेसिकली मेरा जो एक्सपीरियंस रहा है एमपी बोर्ड के स्टूडेंट्स के साथ में, तो बेसिकली ऑन एन एवरेज एमपी बोर्ड के स्टूडेंट्स की अगर मैं बात करूं, उनकी रीडिंग, राइटिंग और ग्रामर के अंदर, तो रीडिंग स्किल्स में एमपी बोर्ड के जो स्टूडेंट्स हैं, जनरली 5 उंगलियां बराबर नहीं होती, जनरली मैं बता रहा हूं, ऑन एन एवरेज बता रहा हूं, 5 आउट ऑफ 10 जो है उनको मार्क्स आएंगे। राइटिंग स्किल्स के अंदर भी लगभग इतने आएंगे, ग्रामर के अंदर थोड़े और कम कर लीजिए, 4 आउट ऑफ 10 मार्क्स आएंगे। हो सकता है आप जो वीडियो देख रहे हो आप में से कई स्टूडेंट्स की ग्रामर बहुत अच्छी हो सकता है आपकी रीडिंग स्किल्स बहुत अच्छी हो सकता है आपकी राइटिंग स्किल भी बहुत अच्छी हो।
बेसिकली अब मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ एमपी बोर्ड का जो ब्लूप्रिंट आया है उसमें मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ कि एमपी बोर्ड हमसे जो है क्या चाहेगा इंग्लिश सब्जेक्ट में जो हमें परफेक्ट करना चाहिए। तो ये मेरे सामने है, आपकी स्क्रीन पर भी आ जाएगा, आप देख सकते हैं। मैं क्लास 12 का जो ब्लूप्रिंट है उससे पहले इन्होंने इंग्लिश सब्जेक्ट के बारे में क्या क्या दिया हुआ है, इंग्लिश जो पेपर आएगा आप लोगों का वो कितने पार्ट्स में डिवाइडेड होगा और उसमें आप लोगों से क्या क्या चीज़ें पूछी जाएगी। तो सबसे पहले इसमें रीडिंग स्किल्स लिखा हुआ है। अब रीडिंग स्किल्स को मैं गौर से पढ़ूँ, यहाँ पर 10 मार्क्स का लिखा हुआ है। तो रीडिंग स्किल को अगर मैं गौर से पढ़ूँ तो इसमें लिखा हुआ है 1 अनसीन पैसेज वगैरह ये दिया हुआ, ये नहीं, जो मैं आप लोगों से एक्सपेक्ट कर रहा हूँ वो चीज़ ये है, यस, 1 अनसीन पैसेज टू एक्सेस कॉम्प्रिहेंशन, इंटरप्रिटेशन, इन्फेरेंस एंड वोकेबुलरी। आप लोगों को एक अनसीन पैसेज दिया जाएगा अगर आप क्लास 12 के स्टूडेंट्स हैं तो, और अगर क्लास 10 के स्टूडेंट्स हैं तो भी आपको शायद 2 अनसीन पैसेज दिए जाएंगे। क्यों दिए जाएंगे? क्योंकि आप लोगों का कॉम्प्रिहेंशन के मतलब आप उसको पढ़कर कितना समझ पाते हैं, इंटरप्रिटेशन वगैरह या वोकेबुलरी वगैरह आपकी कितनी अच्छी है जो उसको आप पढ़कर समझ पाएँ। तो बेसिकली समझ पा रहे हैं आप कि एमपी बोर्ड हमसे क्या टेस्ट करना चाहता है, आप लोगों की रीडिंग स्किल टेस्ट करना चाहता है। अगर आप लोगों की रीडिंग स्किल अच्छी नहीं है तो आपको क्या करना चाहिए, आप लोगों को अपनी रीडिंग स्किल सुधारना चाहिए। अब किस तरह से सुधारेंगे? तो उसके लिए जैसे अगर आपको अपना लेवल जो है डिफाइन करना पड़ेगा कि क्या मैं बिगनर लेवल का हूँ रीडिंग स्किल में, क्या बिल्कुल अच्छे से रीड नहीं कर पाता हूँ मैं, या फिर इंटरमीडिएट लेवल का हूँ, या फिर मेरा जो है रीडिंग स्किल्स एडवांस लेवल की है। अगर आप बिगनर लेवल के हैं तो पहले भी एक वीडियो में मैंने ये बात कही है कि आप लोग जो है रीडिंग स्किल्स सुधारने के लिए डेली सिर्फ और सिर्फ आपको 10 मिनट निकालना है, सिर्फ 10 मिनट, उससे ज़्यादा नहीं निकालना है। और अगर आप बहुत ज़्यादा बिगनर लेवल के हैं तो आप छोटी क्लासेस की किताब जितनी भी छोटी की हमें समझ में आती है इंग्लिश, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर कुछ ऐसे स्टूडेंट्स होंगे यहाँ पर जो 8th क्लास की जो इंग्लिश की बुक पढ़ेंगे उनमें से उनको समझ में आने लगेगा। मैं पोट्री की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ लेसन्स की बात कर रहा हूँ। मैं जो है आप लोगों को पोएम की बात नहीं कर रहा हूँ, जो आपके लेसन्स होते हैं विदाउट पोएम वाले उनकी बात कर रहा हूँ, ठीक है। पोएम हो सकता है आपको 7th क्लास की भी समझ ना आए क्योंकि उसमें बहुत सी चीज़ें वर्क करती है, लेकिन बेसिकली हम रीडिंग स्किल्स की यहाँ पर बात करें तो आप उठाकर देखिए, क्या मैं 8th क्लास की लिटरेचर की किताब पढ़ूंगा तो मुझे क्या इसमें से समझ में आ रही है चीज़ें? थोड़े बहुत वर्ड्स होते हैं जो कि अनफेमिलियर होंगे तो उनको आप दुरुस्त कर सकते हैं। कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होंगे यहाँ पर जिन्हें 8th क्लास की किताब समझ नहीं आएगी, वो 7th की उठाकर देखें, और कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जो 6th की उठाकर देखें, और कुछ स्टूडेंट्स ऐसे भी हो सकते हैं जिन्हें 6th की क्लास की किताब भी समझ नहीं आ रही है, वो 5th क्लास की किताब उठाकर देखें। बेसिकली मैंने एक वीडियो पहले भी बनाई थी इसके मुतालिक और स्टूडेंट्स को बताया था, लेकिन उनमें कुछ स्टूडेंट्स के कमेंट्स ये आए कि हमें हमारा पढ़ने का वक्त नहीं है, हम छोटी क्लासेस की किताबें क्यों उठाएं? तो इसका जवाब मैंने आप लोगों को शुरू में दे दिया कि आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ डेली 10 मिनट्स निकालना है, और आप लोगों का लेवल आप लोगों को जो है देखना है कि आप लोगों का लेवल क्या है। आपको एक पेज या कोई एक चैप्टर रीड करना है, आपको समझ आ रहा है बहुत अच्छी बात है, नहीं समझ आ रहा है उससे लो लेवल का आपको आपको जो है क्लास देखनी है। आजकल तो NCERT हो गया है सारा सिलेबस, और NCERT के लिए ऐप्स बहुत सारी अवेलेबल है, तो कहीं से भी आप उसे रीड कर सकते हैं। तो आप अपनी रीडिंग स्किल इस तरह से सुधारें, ठीक है। उसके बाद में रीडिंग स्किल्स के बाद में उस चैप्टर के जो क्वेश्चन आंसर्स होते हैं उन्हें टिक लगाने की कोशिश करें। इस तरह से आपका लेवल धीरे धीरे बढ़ता चला जाएगा, और एमपी बोर्ड जो हमसे चाह रहा है और हमारा जो भी लेवल है उससे 5 से जो है 10 लेवल तक हम पहुंच जाएंगे एट द एंड ऑफ द डे, मतलब जो एग्जामिनेशन होने वाले हैं उसके करीब, ठीक है। दूसरी चीज़ मैं आप लोगों से बात करूं, ब्लूप्रिंट पे भी बात करेंगे हम इसकी, आप लोगों की राइटिंग स्किल्स मतलब कितने अच्छे से, कितने रूल्स हमें उसके ग्रामर्स के मालूम है, कितने फॉर्मेट्स वगैरह पता है। बेसिकली राइटिंग स्किल्स में सबसे मेन चीज़ जो मायने रखती है, बहुत सारी चीज़ें मायने रखती है, ग्रामर वगैरह तो है ही, स्पेलिंग वगैरह तो ये है ही, लेकिन मेन चीज़ जो है फॉर्मेट्स वगैरह जो है वो मायने रखते हैं। फॉर्मेट से मेरा मतलब क्या है, अगर आप मान लिया जाए आपको नोटिस दे दिया जाता है एग्जामिनेशन के अंदर, तो आप लोगों का पहले उसका फॉर्मेट आप लोगों को पता होना चाहिए कि नोटिस जो है उसमें एक बॉक्स बनता है, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पर हम कैपिटल लेटर में नोटिस लिखते हैं, उसके बाद हेडिंग लिखते हैं, उसके बाद कंटेंट लिखते हैं, ये फॉर्मेट है। तो एग्जामिनेशन में इस बार आपका जो है 4 मार्क्स का नोटिस आ सकता है। तो आपकी स्क्रीन पर
मैं आप लोगों को एक फॉर्मेट बता रहा हूँ नोटिस का। ये फॉर्मेट 5 मार्क्स के हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट किया गया है, लेकिन इसे 4 मार्क्स के हिसाब से भी डिस्ट्रीब्यूट किया जा सकता है। तो नोटिस का फॉर्मेट आप देखेंगे, आपकी स्क्रीन पर आप लोगों को दिखेगा कि हम नोटिस अगर लिखेंगे, एक बॉक्स बनाकर लिखना है सबसे पहले तो। उसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर लिखा हुआ है कि नेम ऑफ द इंस्टीट्यूशन, यानी नोटिस के क्वेश्चन में हमें दे दिया जाएगा नेम ऑफ द इंस्टीट्यूशन। वो अगर हम कैपिटल लेटर में लिख देते हैं तो हमें आधा मार्क्स वहाँ मिल जाता है। उसके बाद हम लेफ्ट हैंड साइड पे डेट डाल देते हैं, हमें आधा मार्क्स वहाँ मिल जाता है। नोटिस लिखने के बाद उसकी हेडिंग लिख देते हैं, वहाँ पर हमें मार्क्स मिल जाते हैं, आधा मार्क्स मिल जाता है, यहाँ पर नहीं दिया हुआ है। उसके बाद में मेन कंटेंट होता है, कंटेंट के जो है आप लोगों के 3 मार्क्स होते हैं। अगर 5 में से मैं देखूँ तो आउट ऑफ 5 बता रहा हूँ मैं आपको 4 मार्क्स के हिसाब से, उसमें हो सकता है कंटेंट 2 मार्क्स का कर दें वो। और लास्ट में जब हम डेजिग्नेशन वगैरह लिखते हैं तो हमें आधा मार्क्स मिल जाए। इसको बोलते हैं बच्चों फॉर्मेट, इसको कहते हैं हम फॉर्मेट। अगर हमें यहाँ पर एक एग्जाम्पल दिया मैंने तो नोटिस का, लेकिन इसमें लेटर वगैरह होते हैं, उसके बाद में जो है कंपोजिशंस वगैरह होते हैं, उसके अगर हमें फॉर्मेट्स पता होंगे तो हम जो है सही फॉर्मेट को वहाँ पर लिख कर आएंगे तो हमें जो है मार्क्स इस तरह से मिल जाते हैं। पूरा मार्क डिस्ट्रीब्यूशन आप लोगों को पता होना चाहिए। ये सारी चीज़ें आप लोगों को जो है किताबों के अंदर मिल जाएगी। अगर आप रिक्वेस्ट करेंगे तो राइटिंग स्किल्स के फॉर्मेट पर एक वीडियो और मैं आप लोगों के लिए बना दूंगा, जिसमें बता दूंगा कि आपको फॉर्मल लेटर्स, इनफॉर्मल लेटर्स, नोटिस, एप्लीकेशन जो लेटर्स वगैरह होते हैं वो किस तरह से जो है अटेंड करना चाहिए, किस तरह से आप लोगों का जो है फॉर्मेट होता है उसके अंदर। ठीक है, अब नेक्स्ट मैं आप लोगों से बात करूंगा, राइटिंग स्किल तो आप अपनी सुधार लेंगे। उसके बाद मेन चीज़ आती है ग्रामर। ठीक है, अब ग्रामर कोई एक दिन में तो सुधरने वाली चीज़ नहीं है, तो उसके लिए आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगी। ग्रामर में बेसिकली अभी तक भी और अब भी सिर्फ और सिर्फ ऑब्जेक्टिव आते हैं और ऑब्जेक्टिव ही आते रहेंगे। सीधी बात है, आप लोगों को 10 मार्क्स के ऑब्जेक्टिव आएंगे, इसमें कुछ फिल इन द ब्लैंक्स आएंगे, कुछ चेंज द वॉइसेस आएगी, ये वगैरह वगैरह, ये सारी चीज़ें। बेसिकली आपको ग्रामर में क्या करना है, पिछले 10 से 12 साल के आप इंग्लिश के MP बोर्ड के पेपर उठाइए, उसकी ग्रामर्स जो है कर लीजिए, अपने टीचर से पूछिए, उसे करेक्ट कीजिए और उन ग्रामर्स उस ग्रामर से आप प्रैक्टिस कर लीजिए। जी हाँ, पिछले 12 साल की ग्रामर से आप प्रैक्टिस कर लेंगे। आप कहेंगे कि भाई सिलेबस तो चेंज हो चुका है, अभी 2019 या 20 के अंदर NCERT सिलेबस आ गया था। भाई NCERT सिलेबस चेंज हुआ है, लेकिन जो ग्रामर है वो तो चेंज नहीं हो सकती ना। वो तो जो रूल पहले से बने हुए इंग्लिश सब्जेक्ट के वही यहाँ पर काम करेंगे और उसी तरह की ग्रामर आएगी, तो उसमें तो कुछ भी चेंजिंग नहीं हो सकती। तो ग्रामर की लास्ट 10 to 12 ईयर्स के जो पेपर्स हैं उन्हें आप सॉल्व कीजिए अपने टीचर की मदद से, या फिर किसी भी आप सॉल्व्ड किताब ले आइए, वहाँ से आप लोगों को जो है ग्रामर की प्रैक्टिस करना है। ये हमारी ग्रामर की प्रैक्टिस हो जाएगी। ठीक है, तो इस तरह से हमें हमारी रीडिंग स्किल सुधारनी है। रीडिंग स्किल के बारे में मैंने आपको बता दिया कैसे सुधारनी है। राइटिंग स्किल्स आपको सुधारनी है और ग्रामर की प्रैक्टिस इस तरह से करनी है। राइटिंग स्किल्स के लिए जो फॉर्मेट्स वगैरह होते हैं उस पर वीडियो पर मैं काम कर लूँगा, अगर आप रिक्वेस्ट करेंगे और आपको पता है तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूँ आगे कि आप, अच्छा अगली चीज़ और होती है, ये 3 चीज़ें तो होती है। लगभग आपका जो पेपर होगा, चाहे क्लास 10th हो चाहे क्लास 12th हो, आपका जो पेपर होने वाला है वो लगभग 60% जो है इन सब चीज़ों पर डिपेंड करेगा, जो कि इंडिपेंडेंट है किताब से, जो आपकी लिटरेचर की जो किताब है उससे इंडिपेंडेंट है। 40% के आसपास जो पेपर होने वाला है क्लास 10th या 12th दोनों की बात करें हम, वो लिटरेचर वाली जो किताब है आपकी, एक विस्टास और एक आपकी क्या कहते हैं स्नैपशॉट वगैरह 10th में होती है और विस्टास होती है, और उसके अलावा भी आप लोगों की जो 2 किताबें हैं, क्लास 10th में भी 2 बुक्स हैं और 12th में भी 2 बुक्स हैं, उनका नाम मुझे अभी पता नहीं, मुझे नाम नहीं समझ में आ रहा है। उसमें से आप लोगों का लगभग 40% आने वाला है सिलेबस। अब उसके लिए आपको क्या करना है, उसके लिए देखिए, अगर आप चैप्टर पढ़ के समझ सकते हैं बहुत अच्छी बात है, अगर आप स्कूल जाते हैं तो और भी अच्छी बात है। आप लोगों को अगर अलग अलग चैप्टर्स समझाए जा रहे हैं वहाँ अच्छे से समझ लीजिए और उनके जो क्वेश्चन आंसर्स हैं उन्हें आप अच्छे से जो है 1-2 बार पढ़ लीजिए, और उसमें जो मेन वोकेबलरी वाले जो वर्ड्स आते हैं, जो मेन वर्ड्स आ रहे हैं क्वेश्चन आंसर्स के, उन्हें याद रख लीजिए और कोशिश कीजिए कि हम हमारे हिसाब से उसके आंसर्स को लिख कर आएँ। रट भी लेंगे तो कोई मतलब बड़ी बात नहीं है, रट लेंगे तो रट के भी कर सकते हैं। बेसिकली
ठीक है, आप स्कूल जाते हैं तो स्कूल में तो बता ही देंगे आपको, अगर आप खुद पढ़ के समझ सकते हैं बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं समझ आ रहा है, रीडिंग स्किल इतनी अच्छी नहीं है, हमें समझ नहीं आ रहे हैं चैप्टर, तो एक कमल की गाइड आती है या दूसरी भी जो है पब्लिकेशन की आती होगी, जिसमें मैंने देखा कि उसमें आपको हर चैप्टर की, या फिर हाँ CBSE की टुगेदर विथ आती है, उसमें हर चैप्टर की समरी आपको इंग्लिश में, सिंपल लैंग्वेज में और हिंदी में, उस चैप्टर की हिंदी में समरी भी मिल जाएगी, जिससे आपको पता लग जाएगा कि इस चैप्टर में क्या है। फिर जब आप क्वेश्चन आंसर रटने जाओगे तो आपको आसानी हो जाएगी। इस तरह से आप प्रिपेयर कर सकते हो, ठीक है। लेकिन अभी हमें समझना है कि ब्लूप्रिंट कैसी आने वाली है क्लास 10th और 12th के अंदर। तो देखिए, जो रीडिंग स्किल आएगी इस साल और पिछले साल भी कोरोना की वजह से, रीडिंग स्किल जो है उसमें सिर्फ और सिर्फ आपको ऑब्जेक्टिव्स देखने के लिए मिलेंगे, सिर्फ और सिर्फ आपको ऑब्जेक्टिव्स देखने के लिए मिलेंगे। आप देखो, तो आपको रीडिंग स्किल में आंसर छांट कर लिखने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आपको ऑब्जेक्टिव्स है। हालांकि रीडिंग स्किल में पढ़ना तो पड़ेगा आपको, सीधी बात है। ग्रामर में तो टोटली ऑब्जेक्टिव आते ही हैं, फिल इन द ब्लैंक्स आते हैं, चेंज द वॉइसेस वगैरह आती है और ये सारी चीज़ें। राइटिंग स्किल में आप लोगों को मैंने बता दिया, आपको लेटर आ सकता है, नोटिस आ सकता है, पोस्टर आ सकता है, एडवर्टीजमेंट आ सकता है, वो सबके फॉर्मेट आप लोगों को एक वीडियो में सेपरेटली मैं आप लोगों को बता दूंगा। आप यहाँ पर सबसे पहले इसकी ब्लूप्रिंट देखिए क्लास 12th की। तो इसमें आपको दिख रहा है यहाँ पर अनसीन पैसेजेस में पूरे के पूरे 10 के 10 ऑब्जेक्टिव आने वाले हैं। नोट मेकिंग के अंदर नोट मेकिंग कैसे करते हैं उसकी फॉर्मेट की वीडियोस आपको मिल सकती है अगर आप रिक्वेस्ट करेंगे तो। उसके बाद राइटिंग स्किल्स पे आ जाइए, तो राइटिंग स्किल में आप देखें, अच्छा नोट मेकिंग में एक बात और बता देता हूँ मैं आपको, या तो आपको एक पैसेज दिया जाएगा और कहा जाएगा कि इसके नोट्स बनाने हैं, मतलब नोट मेकिंग करनी है इसकी, तो उस पैसेज में से अपने को बहुत बड़ा पैसेज होगा, हो सकता है ज़्यादा बड़ा पैसेज हो, उसको अपने को शॉर्ट फॉर्म में नोट्स बनाने हैं। उन नोट्स में भी बहुत सारी चीज़ें होती है, आप देखें, आप MP बोर्ड में यहाँ पर लिखा हुआ है, आप देखेंगे नोट मेकिंग के अंदर। नोट मेकिंग में आप लोगों का जो है नंबरिंग वगैरह, इंडेंटिंग वगैरह और की, ग्लोरी और ये एब्रीविएशंस वगैरह हम जब नोट बनाते वक्त यूज़ करते हैं, एब्रीविएशन यानी शॉर्ट फॉर्म वगैरह, उसके आप लोगों को मार्क्स मिलते हैं। और नोट्स कितने अच्छे बनाए इसके मार्क्स मिलते हैं। तो ये बेसिकली प्रैक्टिस से ही होगा। प्रैक्टिस के लिए आपको ढेर सारी किताबें जो है मार्केट में अवेलेबल है, कोई सी भी किताब से आप नोट मेकिंग की प्रैक्टिस कर सकते हैं। नेक्स्ट हम यहाँ पर बात कर रहे थे, आप लोगों से मैं बात कर रहा था ब्लूप्रिंट की, ठीक है, नोट मेकिंग। अब अपन राइटिंग स्किल्स पे आ जाते हैं। तो राइटिंग स्किल्स में आप लोगों का नोटिस आ सकता है या एडवर्टीजमेंट आ सकता है या पोस्टर आ सकता है। दूसरा लेटर राइटिंग आ सकता है जिसमें फॉर्मल और इनफॉर्मल लेटर होगा, 4 मार्क्स का होगा ये। लॉन्ग कंपोजिशन आ सकता है, लॉन्ग कंपोजिशन मतलब पैराग्राफ वगैरह लिखना, ऐसे आ सकता है, या फिर डिबेट आ सकती है, या बहुत सारी चीज़ें, मतलब वेराइटीज़ ऑफ चीज़ें, और बहुत सिंपल होती हैं ये। एक बार अगर हम इसको समझ लेते हैं तो बहुत ही मज़ा आ जाता है मतलब। नेक्स्ट अगर हम चलें ग्रामर में, तो ग्रामर में आपके फिलअप्स आ सकते हैं और डू एज डायरेक्टेड आ सकते हैं। टेक्स्ट बुक में से क्लास 12th की बात करें तो आप लोगों का जो है 44 मार्क्स का टेक्स्ट बुक का पोर्शन आने वाला है, जिसमें आप लोगों का 2 तो एक्सट्रैक्ट आ जाएंगे। एक्सट्रैक्ट का मतलब होता है एक तरह से पैसेज ही होते हैं वो, हमारी किताब में से सीन पैसेज कह सकते हैं हम उसको, उनमें से आएंगे। अब उन एक्सट्रैक्ट में से भी आप लोगों को जो है 1 मार्क्स के क्वेश्चन आने वाले हैं, जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, यानी ऑब्जेक्टिव्स आने वाले हैं। यानी आप लोगों के 7 मार्क्स और कम कर दो इसमें से, मतलब 44 में से 7 मार्क्स और कम कर दो यहाँ पर, तो आप लोगों के जितने भी मार्क्स बचते हैं, यानी आप लोगों के यहाँ पर मार्क्स बचेंगे 38 या 37, ठीक है। 37 मार्क्स का बेसिकली आपका किताब के अंदर से, उसमें आपके शॉर्ट आंसर आने वाले हैं, वेरी शॉर्ट आंसर आने वाले हैं, लॉन्ग आंसर्स आने वाले हैं। ये सारे के सारे आपके किताब पर डिपेंड करेगा। बाकी जो 60% से ऊपर पोर्शन है वो आप लोगों का जो है इस पर डिपेंड करेगा कि आप कितनी स्मार्टली उसकी तैयारी करते हैं। क्लास 10th में भी ऐसा ही है, क्लास 12th के अंदर भी ऐसा ही है। बस आपको जो है प्रिपरेशन स्मार्ट तरीके से करनी है, जिस तरह से मैंने बताई है उस तरह से करनी है। कोई भी डाउट्स आप लोगों के हों कमेंट्स में आप ज़रूर बता सकते हैं। क्लास 10th में भी लगभग इसी तरह से है। क्लास 10th का अगर 2 मिनट रुक कर मैं आप लोगों को बता दूं तो क्लास 10th का भी जो है आप लोगों की ब्लूप्रिंट इसी तरह से है, जिसमें आप लोगों को अनसीन पैसेजेस आने वाले हैं। 2 राइटिंग स्किल में थोड़ी सी वेराइटीज़ हैं, नोट मेकिंग है आपके राइटिंग स्किल्स में, उसके अलावा लेटर राइटिंग है, लॉन्ग कंपोजिशन है, पिक्चर गाइडेंस कंपोजिशन वगैरह है, और ग्रामर है। मतलब लगभग अगर अपन बेसिकली बात करें तो क्लास 10th और 12th की जो ब्लूप्रिंट है वो सेम ही है।
तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। आप लोगों को वीडियो कैसा लगा और इस पर और गाइडेंस की अगर वीडियोस चाहिए तो आप कमेंट्स में लिखकर ज़रूर बता सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसी तरह की ऑसम वीडियोस के लिए, एमपी बोर्ड की हेल्प के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग फॉर दिस वीडियो। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।